भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम भाग 12 की चर्चा कर लिए थे। आज हम भाग 13 की चर्चा करेंगे। अगर देखेंगे तो 13 होता है। 13 से आप देख सकते हैं 13 में ट्रेड की चर्चा की गई, टी फॉर 13 और टी फॉर ट्रेड। तो भाग 13 में किसकी चर्चा की गई है? ट्रेड और कॉमर्स की चर्चा की गई है, व्यापार और वाणिज्य की। जो भारत में व्यापार और वाणिज्य होता है उसकी चर्चा की गई है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में की गई है। ध्यान से देखेंगे तो ये भाग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इसके आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 301 में जो चर्चा की गई है कि कोई भी राज्य जो है आपस में व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता होती है। और उसके बाद अगले ही आर्टिकल में बताया गया है कि जो संसद है व्यापार वाणिज्य व स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगा सकता है, कि संसद रोक सकता है कि दो राज्य स्टेट जो हैं दो ठो अपने में करें या ना करें। उसके बाद आर्टिकल 303 है, जिसमें व्यापार व वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन की चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 304 है, जिसमें राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन की चर्चा की गई है। ऐसे ही आर्टिकल 307 तक है, लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे हम भाग 14 की चर्चा करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है भारतीय संविधान का, जिसमें आप देखेंगे तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है। और इसकी चर्चा देखेंगे तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक की गई है। तो इसमें अगर देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया है कि जो संघ की सेवाएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो 308 से लेके आप देखेंगे तो 314 तक बांटा गया है। यहाँ पे 314 तक बांटा गया है। और उसका 315 से लेके जो है और 323 तक जो है अगर देखेंगे आप तो क्या बांटा गया है, तो जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और कार्य जो होते हैं उनकी चर्चा की गई है। तो दो भागों में इनको बांटा गया है। तो पहले भाग में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है और आर्टिकल 312 सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होंगी। तो जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है वो कौन करता है, तो पहली बात तो राज्यसभा करता है। और कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं भारत में हैं, तो आईपीएस, आईआरएस और आईएएस 3 अखिल भारतीय सेवाएं भारत में हैं। और संसद को जो अगर देखेंगे तो संघ या फिर राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ जो या तो न्यायिक सेवा भी हो सकती है उसमें बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, तो संघ को प्राप्त होता है, अर्थात संसद को प्राप्त होता है, मतलब राज्यसभा को प्राप्त होता है अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार। उसके बाद अगर देखते हैं तो हम बताए आपको कि भारतीय संविधान में अगर देखेंगे तो जो भाग 14 है उसमें जो है 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों का जो संबंधी प्रावधान है वह दिया गया है। तो इसके लिए हम जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 315 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसमें बताया गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, जो हम जानते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी, तो दो प्रकार के आयोगों का गठन कौन करेगा इसके बारे में बताया गया है। तो संघ के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यह बताया गया है। और यह भी बताया गया है इस आर्टिकल में कि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो राज्य जो हैं स्टेट 1 और स्टेट 2, ये दोनों चाहते हैं कि हमारा जो है कंबाइन जो स्टेट पीएससी हो, तो एक कर सकते हैं, गठन करा सकते हैं अपना। उसके बाद आर्टिकल जो 316 है उसमें क्या बताया गया है, तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कि जो आर्टिकल 316 है इसमें क्या बताया गया है, तो नियुक्ति किस प्रकार से होगी और कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए यूपीएससी के सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति अगर इसमें देखेंगे स्टेट पीएससी में, तो इसमें देखेंगे तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो यूपीएससी का कोई भी सदस्य जो होता है 6 साल की अवधि तक कार्य करता है, या तो 65 वर्ष की अवधि, अगर 65 वर्ष उनका उम्र पूरा हो जाता है तब तक वो कार्य करते हैं। जो भी पहले हो जाएगा उसी आधार पर पद को निर्धारित किया जाएगा। और अगर हम स्टेट पीएससी की देखते हैं तो स्टेट पीएससी में देखेंगे तो 6 साल की अवधि तक कार्य करते हैं, या तो 62 वर्ष की आयु अगर पूरी हो जाती है तो वह पद से हट जाते हैं। उसका पुनर्नियुक्ति के प्रावधान की चर्चा करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो दोनों में कभी भी सदस्य जो है पद धारण नहीं कर सकता। अगर वह पहले नियुक्त हो चुका है तो बाद में नियुक्त तो नहीं होगा, यह इसमें चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल 317 है,
इसमें देखेंगे तो यूपीएससी या स्टेट पीएससी दोनों के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने के प्रावधान हैं। और यह इसमें बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर ही उसके पद से हटाया जाता है। और यही प्रक्रिया आप देखेंगे तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसमें भी अपनाया जाता है। लेकिन त्यागपत्र दिया जाता है तो त्यागपत्र में एक कंडीशन चेंज हो जाता है। अब देखिए त्यागपत्र में क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अगर भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो जो राज्यपाल होगा उसको त्यागपत्र सौंपना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल 318 देखते हैं। तो आर्टिकल 318 में क्या चर्चा की गई है, तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाए गए हैं। और 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण ना करने का प्रतिषेध बताया गया है कि अगर वो सदस्य नहीं रह गए हैं तो पद अपना धारण नहीं कर सकते। उसका अनुच्छेद 320 है जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है कि लोक सेवा आयोग जो है कौन कौन से कार्य करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप तो उसके बाद आर्टिकल 321 देखते हैं। तो लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार और करने की शक्ति दी गई है कि उनके कार्यों का कैसा विस्तार किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय की चर्चा की गई है और व्यय बताया गया है कि आयोग के सदस्य या कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन जो होते हैं, जो यूपीएससी का खर्च वो कहाँ से किया जाएगा, तो भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वहाँ से किया जाएगा। और राज्यों में देखेंगे तो राज्य की संचित निधि से होगा। जो स्टेट पीएससी का होगा तो स्टेट पीएससी के सदस्यों का जो होगा वेतन वेतन वो कहाँ से दिया जाएगा, तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 323 देखेंगे तो उसमें लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि जो यूपीएससी होता है भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और राज्य में आप देखेंगे तो राज्य में राज्यपाल के समक्ष जो है जो स्टेट पीएससी होता है वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14 जो भाग 14 है 14 क। तो 14 में क्या दिया गया है, तो राज्य और जो केंद्र के अधीन सेवाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। और 14 का बाद में जोड़ा गया था, इसका पहले भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। और इसमें ट्रिब्यूनल जो प्राधिकरण हैं उनकी या अधिकरण हैं उनकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 323 क और 323 ख में इनकी चर्चा की गई है विस्तार से। तो पहले हम देख लेते हैं कि अधिकरण संबंधी जो प्रावधान है वह क्या था, तो मूल संविधान में नहीं था। और इसे कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया और भाग 14 क जोड़ा गया और आर्टिकल 2 जोड़े गए 323 क और 323 ख। उसके बाद अधिकरण जो होता है या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था होता है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी वादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो जो भी मामले होंगे, जो छोटे छोटे मामले हैं जो काफ़ी दिन से लंबित चल रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किसी यहाँ पे बनाया जाता है तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। उसके बाद हम प्रमुख आर्टिकल इसके जो हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल हम बताए थे आपको 323A है जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के संबंधित बात की गई है और यह बताया गया है कि केवल लोकसभा जो लेख सेवाएँ हैं उनसे संबंधित विषयों पर जो है 323A के तहत जो है ट्रिब्यूनल या अधिकरण की स्थापना की जाएगी। और इसमें देखेंगे तो केवल संसद द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जाती है, जबकि 323B तो ए में मतलब ओनली वन एक की बात की गई है और बी में दोनों की बात की गई है, बोथ की बात की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 323B में यह बताया गया है कि अन्य विषयों पर जैसे लोक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विषय जो बचेंगे उन पर अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। तो इसका प्रावधान किस में दिया गया है, तो 323B में दिया गया है। और यह बताया गया है कि बोथ दोनों कर सकते हैं, चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल हो, दोनों द्वारा विधायी क्षमता के दायरे में रहकर शामिल विषयों पर जो भी शामिल विषय हैं उनके संबंध में जो है कि जो भी अधिकरण है या ट्रिब्यूनल है उनको स्थापित किया जा सकता है। अब होता क्या है कि एक छोटे आकार का होता है या ट्रिब्यूनल जो होता है, क्या होता है ट्रिब्यूनल, तो यह छोटे आकार का कोर्ट समझिए इसको, और किसी खास मामलों को सुलझाने के लिए इसका जो है गठन किया जाता है। जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखेंगे तो यह किससे संबंधित है, तो पर्यावरण जो भी मामले हैं पर्यावरण से संबंधित उनको देखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है जारी किया जाता है। उसके बाद रिवर ट्रिब्यूनल होता है, जैसे जो नदी संबंधी विवाद होते हैं, जैसे अब देखेंगे तो कई नदियां हैं जिन पे विवाद चल रहा है, चाहे वो गोदावरी हो चाहे कृष्णा हो, तो उन पे देखेंगे तो विवाद संबंधित जो ट्रिब्यूनल बैठते हैं उन्हें हम रिवर ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने भाग 13 यहाँ पे भाग 14
क और 14 को जो है कर लिया है। आगे हम जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जो भाग 15 है उसकी। और आज जो है हमने चर्चा किया जो हमारा भाग 14 था, तो 14 कहाँ से कहाँ तक था, तो 308 आर्टिकल से लेके 323 तक था। और उसके बाद फिर 14 क जो देखेंगे, जो बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो 2 आर्टिकल हैं। कौन कौन सा है, तो 323 ए और बी, ये 2 आर्टिकल है, इनकी भी चर्चा हम कर लिए हैं। ए में बताए थे केवल संसद को है अधिकार बनाने का अधिकार, और बी में बताए थे कि वो दोनों संसद और जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनको भी अधिकार है। तो इस प्रकार से हमने भाग 14 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे हम जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान हैं या चुनाव आयोग संबंधी जो प्रावधान है उनकी चर्चा भाग 15 में करेंगे। धन्यवाद।